तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर जो बीए कोर्स है उसका सेमेस्टर 4 और पार्ट का हमारा सब्जेक्ट का नाम होगा सेक पेपर 2 और यह भाग 2 है। पहले भाग में हमने सेक पेपर 2 बीए सेमेस्टर 4 का 100 क्वेश्चन किया था और इस भाग में हम 100 से 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। और एक चीज़ बता दूं कि आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी है तो पेपर यहीं से आने वाला है एकदम। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ठीक, जिसमें महात्मा बुद्ध आते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वे करवाए थे चालुक्य और सोलंकियों ने। ठीक, 106 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का शब्द है कि उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है ना कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, बस पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बुद्ध संगति सभा आयोजित की गई? तो वह था राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, यानी कि सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है? वह है 14 पूर्व। ठीक, 14 पूर्व। आगे देखेंगे, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो वह है हिंदू यूनानियों का। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, बस वहीं पे। निम्नलिखित, और यह जो नोट है आपके नोट में देखे होंगे 50 रुपये के नोट में सांची का स्तूप, और अब तो 200 रुपये के नोट में भी आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। जैन साहित्य का संकलन किस भाग व लिपि में हुआ है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक या प्राकृत व अर्धमागधी में हुआ है। ठीक, प्राकृतिक व अर्धमागधी लिपि में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान और हीनयान। जैसे जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बटा, उसी तरह बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा। संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? सबसे मौलिक अंतर था देवी देवताओं की पूजा। ठीक, किस जैन रचनाओं में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो भारत में पहले 16 महाजन पद हुआ करते थे, उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक, आगे देखेंगे, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो उन्होंने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो वह है अश्वघोष। अश्वघोष जी ने बुद्ध चरित को लिखा है, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वह है धम्मपद। धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। धम्मपद को मैंने एक बार पढ़ा है, उतना नहीं, थोड़ा सा पढ़ा था। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो वह हुआ हीनयान। ठीक, भारत के दक्षिण में, और उत्तर में यानी कि जो दिल्ली वगैरह साइड है उस साइड हुआ आपका महायान। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार यानी कि अपना लिया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध का महाविनाश हुआ, उसका सीना पिघल गया, हृदय पिघल गया अशोक का, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बोला कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, और अपने पुत्र पोत्रों को भी बोलूँगा कि तुम लोग भी युद्ध मत करो, युद्ध में कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है ना, तो हो ही जाता है दोस्त, कितना भी मना कीजिए। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है
बुद्ध मूर्तिकला का निरूपण करता है। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा यानी कि रुपया, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उस समय जो चलता था मुद्रा, उसको रुपये को पन कहा जाता था। उस समय के सिक्के को क्या कहा जाता था? पन। पन। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, किताब है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? या अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन है तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और लेखक है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त कहते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह नाम क्या है उस ग्रंथ का? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा है एक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह है राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक के नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप को बनवाया अशोक ने, सम्राट अशोक ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? वह है प्राकृत, जमाई आ गया था, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्नकुल यानी कि वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह है मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। शूद्र जो थे वे आर्य हैं, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। आगे देखेंगे तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो वह है ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? वह है ब्राह्मी लिपि। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है आपका 13वां बृहत शिलालेख। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकार की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह उत्तर हो जाएगा भारत ग्रीक शैली। ग्रीक मतलब जो अभी का यूनान देश है, बस उसी को ग्रीक कहा जाता था, इंडो ग्रीक, भारत यूनान। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो एक सम्राट था, सम्राट कनिष्क एक महान राजा था, उसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। ठीक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक कहा जाते हैं, चरक, महर्षि चरक, वह मतलब किस राजा के दरबार में रहते थे? तो वह था कनिष्क। कनिष्क राजा के दरबार में। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वह है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा का अगर आप म्यूजियम जाएंगे, ठीक ना, म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो यह है कुषाण। कुषाण राजवंशों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी यवनिका मतलब होता है पर्दा। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो वह था आपका यूनानियों ने। समझ रहे हैं ना, विदेशियों ने ही ये सब शुरुआत किया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी पाकिस्तान में स्थित हो गया है। मैं बताया हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि यह जो विश्वविद्यालय था ना, हमारे प्राचीन भारत का सबसे महान विश्वविद्यालय था, मतलब पढ़ने का सबसे फेमस केंद्र था ये आपका तक्षशिला। जैसे अभी पढ़ने का सबसे अच्छा केंद्र क्या है? आईएएस बनने के लिए जाते हैं दिल्ली, बस उस समय कुछ भी बनना होता था वो जाते थे तक्षशिला। चाणक्य भी यहीं से शिक्षा ली थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और अभी पाकिस्तान के हिस्से में ये चला गया है क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गया बाद में। किस सातवाहन नरेश ने गाथा
सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो वह है आपका यानी कि हाल। आगे देखेंगे तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। उसके पहले जितने भी प्रतिमाएं बनाई गई थी वे सभी बुद्ध में आसन दिया गया था, यानी कि बैठे हुए थे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गांधार, गांधार शैली। ठीक। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वह है शक राजा रुद्र दमन द्वारा। रुद्र दमन आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस राजा थे। कुषाणों का संबंध था किससे? कुषाण का संबंध था चीन के यूची जनजाति, चीन के यूची जनजाति से कुषाण का संबंध था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? वह है अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? देखिए, भरहुत स्तूप का हुआ था, सांची की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार का भी हुआ था, और भाजा स्तूप का भी हुआ था, ये तीनों का। ठीक, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 149 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणांधय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहत कथा की। 150 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम वीडियो के आधा पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त और मौर्य का उल्लेख किस में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। 151 नंबर क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह था सेनगुट्टन वन। ये नाम थोड़ा अटपटा जैसा लग रहा है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवनक चिंतनमणि किससे संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से संबंधित। तमिल भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया है जैन धर्म का, उसी का नाम है जीवनक चिंतामणि। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन ये देखते हैं, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है? तो सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन मानी गई है? यह है आपका तोल्काप्पियम। ठीक, आगे देखेंगे, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वह है आपका तमिल भाषा में। आगे देखेंगे, तमिल काव्य का इलियड कहाँ जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो वह है शिलपद्दिकारम को। देखिए, ये तमिल भाषा का शब्द है, इसलिए थोड़ा आपको दूसरे टाइप का लगेगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्तित्व कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? तो आप सभी को मालूम होगा आर्यभट्ट हमारे, जो कि अभी तक इनको लोग याद करते हैं इनकी खोजों के कारण। 157, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, वे क्या थी? संस्कृत भाषा में सभी काम करते थे गुप्त शासन। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित थी? तो अजंता की जितने भी कलाकृतियाँ थी वे गुप्त काल से संबंधित थी। और अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, एलोरा में। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वे थे हर्षवर्धन के। ठीक, आगे देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक, और वह गुप्त वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त काल का सबसे महानतम शासक था, समुद्रगुप्त। ठीक ना। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय
देवता कौन थे? तो वे थे सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु, भगवान विष्णु। मेहरौली यानी दिल्ली, अभी मेहरौली को पहले दिल्ली को मेहरौली कहा जाता था, ठीक। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, मतलब में दिल्ली में एक जगह है मेहरौली नाम का, वहाँ पे एक लोहा का खंभा गाड़ा गया है। आपने देखा गया होंगे तो देखे होंगे, मैंने तो देखा है। महरौली में दिल्ली स्थित एक लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ है? वो जो लोहा का स्तंभ गाड़ा गया था ना, वो अभी तक कुछ जंग नहीं लगा है, कुछ भी जंग नहीं लगा है उस लोहे के स्तंभ में, खंभे में। और वह किस नदी के किनारे है? वह है चतुर्थी सदी ईस्वी का। किस सदी का है? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? हुआ था चतुर्थी सदी में, यानी कि चौथे सदी ईस्वी में हुआ था। गुप्त सत्यापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त सत्यापत्य कला का सबसे अच्छा मंदिर कौन था? सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावर मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? वह था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आगे देखेंगे, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन, कुमार संभवतः महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो यह लिखा था आपका कालिदास ने, ठीक। रघुवंशम को भी कालिदास ने लिखा है, आपको मालूम होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो उपज का 8वां भाग, उपज का 8वां भाग। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों है, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, यानी कि दान में दिया था। दिल्ली के महरौली के कोवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो वह है चंद्र बरदाई का। तो यहाँ पे केवल चंद्र लिखा है, ठीक, चंद्र की स्मृति का। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो उसका नाटक था अग्निमित्र। और इन्होंने और एक मालविका अग्निमित्र लिखे हैं, रघुवंशम लिखे हैं और अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं, ठीक ना। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? वह थी गुप्त काल में, स्त्री और पुरुष में समानता थी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास में नहीं लिखा? तो कालिदास ने कौन सा नहीं लिखा है? वह है जानकी हरण, या क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, मालविकाग्निमित्र लिखे हैं, विक्रोमो, ये तो मैंने पहली बार सुना, विक्रोमोवर्षियम, ठीक, विक्रोमोवर्षियम भी लिखे हैं इन्होंने। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यकारों कृतियों में से होती है? तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और आपने कहानी सुनी होगी शकुंतला और राजा दुष्यंत की, बस वही कहानी है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो वह है गुप्त युग में। गुप्त युग में ही ये बिंदु की खोज की थी, वह सभी आर्यभट्ट ने खोज की थी, हमारे शून्य की खोज की थी, ठीक ना। नहीं कहते जब जीरो दिया मेरे भारत ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंगीकृत किया? तो ये आप सभी मालूम होगा, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो है अपने सिक्कों पर वीणा बजाया करके चित्र बनाए थे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत महान थे गणित और खगोल शास्त्र में।
गुप्तकालीन पुस्तक यानी कि नवीनतम का संबंध है किससे है? वह है चिकित्सा से। गुप्तकाल के संबंध नवीन ये मैंने गलत पढ़ा है। नवनीत कम, नवनीत कम ये पुस्तक का नाम है। नवनीत कम ये संस्कृत भाषा का शब्द है, नवनीत कम। और यह जो पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा भी थे और महान लेखक भी थे। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित्र लिखी गई है वानभट्ट के द्वारा, जो हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे। वानभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो अभी हमने बताया वानभट्ट जो हैं हर्षचरित्र स्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन थोड़ा आप देख लीजिएगा। हाँ, वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट लगता है क्योंकि इसका उत्तर होना चाहिए वानभट्ट। कवि वानभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि वानभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। नेक्स्ट देखेंगे नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार कौन था? प्रयाग व थानेश्वर में, प्रयाग व थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन ने जो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था वह क्या क्या था? कन्नौज व प्रयाग में, कन्नौज व प्रयाग में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने वाला श्रेय किन्हें दिया जाता? तो कुंभ मेला की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक वे हैं हितोपदेश के नारायण पंडित। ठीक। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था प्रारंभ? 58 ईस्वी पूर्व में। और विक्रम संवत को जो है नेपाल में मनाया जाता है, जिसे हम लोग का राष्ट्रीय संवत क्या है? हम लोग का राष्ट्रीय समोक्षाक संवत है। विक्रम संवत नेपाल का राष्ट्रीय संवत है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह है खरोष्ठी लिपि, जिसका भाषा है खोरठा। ठीक। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? और उसका नाम है राणा कुंभा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो में कौन सा पुस्तक लिखा था? तो चंद बरदाई लिखा था। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वह क्या था? चंदेल राजपूतों ने। लिंगाराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगाराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ठीक, ययाति केसरी ने। 194 नंबर क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वह था भीमदेव प्रथम। आगे देखेंगे हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? वह लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। आगे देखेंगे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? वह था धर्मपाल। धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? तो वह था लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो वह करते हैं अलंकृत आपके लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हैं? तो कविराज के नाम से राजा भोज परमार। ठीक, भोज परमार विख्यात हैं। भोज परमार किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर के कलद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ठीक, तो यह किसने की थी? यह की थी गोविंद चंद्र ने। आगे देखेंगे तो हमारा 201 नंबर क्वेश्चन, टोटल इस वीडियो में हम 203 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हमारा हो गया जाएगा 100 क्वेश्चन। नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो वह उत्तर हो जाएगा आपका डी, जयचंद्र के। रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना किसने की थी? तो डी उसका उत्तर हो जाएगा संध्याकार नंदी। उसके बाद यक्तास्थों
का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक ना, तो यह मिलता है आपका पराशर स्मृति में। फिर देखेंगे खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? यह है आपका, ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे में। ठीक, तो यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 था। अब हम वीडियो का पार्ट 3 लाएंगे, उसमें हम 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे सारा का सारा बुक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।